गुड मॉर्निंग। नमस्कार। मैं अशोक, श्री अरविंदो सोसाइटी के प्रतिनिधि के रूप में आप सभी शिक्षक, शिक्षाविद और जो भी लोग हमारे साथ जुड़े हैं उन सबका हार्दिक स्वागत करता हूँ, हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। कल हमारा विषय था सत्य ही शिक्षा है और उसे हमने वायदा किया था कि हम कंटिन्यू रखेंगे, तो आज हम उसी विषय पे बोलेंगे। कल हमने किसी भी बच्चे के बीजारोपण में क्या वातावरण होना चाहिए, किन परिस्थितियों में और किन सद्भाव और प्रेम में किसी बच्चे की उत्पत्ति का शुरुआत होनी चाहिए, कैसे माँ उसे गर्भ अवस्था में शिक्षा दे सकती है, किस सच्चाई से उसे अवगत करा सकती है और प्रसव को पीड़ा न समझ के अगर आनंद समझ लिया जाए तो निश्चित रूप से हम उस बच्चे का स्वागत करेंगे इस संसार में जो बच्चा गर्भ से बाहर निकल के पृथ्वी पर आया। इस विषय पे हमने विस्तृत रूप से आपसे चर्चा की थी। आज हम चर्चा करेंगे कि जब बच्चा पृथ्वी पे आता है तो 7 साल की अवस्था तक उसकी किस तरह से शिक्षा होनी चाहिए, किस तरह से उसके साथ व्यवहार होना चाहिए, इस पे आज हम विस्तृत चर्चा करेंगे। दोस्तों, आपने दुनिया का कोई भी बच्चा, चाहे वो पशु का हो, चाहे वो पक्षी का हो, चाहे वो मनुष्य का हो, किसी का भी बच्चा आपने देखा है कि वो आपको आकर्षित ना करता हो या वो सुंदर ना हो या उसकी हलचल या उसकी चंचलता आपको मोह ना लेती हो। निश्चित रूप से वो मनुष्य का बच्चा हो, पशु का बच्चा हो या पक्षी का बच्चा हो, वो आपको मोहता है, आपको आकर्षित करता है। आपने कभी सोचा ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि वो ईश्वर का स्वरूप है, वो प्रकृति की देन है, वो प्रकृति के बहुत करीब है और आपकी प्रकृति प्रकृति जब मिलती है तो एक दूसरे को आकर्षित करती है। आपका ईश्वर, आपकी अंतर आत्मा, आपकी आत्मा जब उस शुद्ध आत्मा से मिलती है तो वो आपको आकर्षित करती है। इसलिए वो बच्चा सुंदर लगता है। उसकी चंचलता लगती है जैसे ईश्वर की चंचलता। उसकी चंचलता आपको इसलिए मोहती है कि उसमें प्राकृतिक सौंदर्य होता है, उसमें प्राकृतिक चंचलता होती है, उसमें प्राकृतिक स्वाभाविकता होती है। तो बच्चा तो सभी का आकर्षित करता है, लेकिन मनुष्य के बच्चे में और पशु और पक्षी के बच्चे में एक मूलभूत अंतर है जिसे मैं आपको विचार करना चाहता हूँ। जो दूसरे बच्चे हैं पशु के और पक्षियों के, वो करीब करीब परिपूर्णता की तरफ होते हैं। परिपूर्णता का मतलब कि उन्हें बहुत कुछ बनना नहीं है, उन्हें बहुत कुछ प्रोग्रेस नहीं करनी है, उन्हें बहुत कुछ विकास नहीं होना। लेकिन मनुष्य के बच्चा उस संभावनाओं का एक ढेर है, एक संभावना से ओतप्रोत है वो बच्चा। उसमें बहुत सारी संभावनाएं हैं, बहुत सारे विकास की संभावनाएं, बहुत सारे विकास की गुंजाइश। इसलिए मनुष्य का बच्चा शायद आपको सबसे ज्यादा आकर्षित करता है। किसी छोटे से बच्चे की मुस्कान आपका पूरा दिन धन्य कर देता है, आपके हृदय को आनंद से भर देता है और वो मुस्कुराहट आपको बताती है कि ये मेरी मुस्कुराहट नहीं है, प्रकृति की मुस्कुराहट है, ये ईश्वर की मुस्कुराहट। इसलिए तो आपके आत्मा तक पहुंचता है, आपके हृदय तक पहुंचता है। और आपको आश्चर्य होगा कि मनुष्य का बच्चा अपने जीवन काल के 4 साल, केवल 4 साल में करीब 50% ज्ञान प्राप्त कर लेता है। आपको आश्चर्य होगा। एक फ्रांस के वैज्ञानिक थे, मनोवैज्ञानिक थे, उन्होंने 3 साल के बच्चे को समुद्र में तैरा दिया। जब लोगों ने, पत्रकारों ने, दूसरे मनोवैज्ञानिकों ने पूछा कि आपने 3 साल के बच्चे को कैसे तैरा दिया, तो उसने कहा कि अफसोस है कि मैं 3 साल के बच्चे को ही तैरा पाया।
अन्यथा तो बच्चा पैदा होते ही समुद्र में तैर सकता है। लोगों ने पूछा ऐसा क्यों, तो उन्होंने कहा कि ऐसा इसलिए कि माँ का जो गर्भ है उसमें जो द्रव है जिसमें बच्चा तैरता है, और समुद्र का जो द्रव है, समुद्र का जो पानी है, उसमें तमाम उन लवणों का अनुपात करीब करीब समान होता है। इसलिए अगर माँ के गर्भ के पानी में बच्चा तैर सकता है तो समुद्र में भी तैर सकता है। जस्ट मैं इस उदाहरण से आपको ये स्थापित करना चाहता हूं कि मनुष्य का बच्चा 4 साल में करीब 50% सीख लेता है, और 7 साल की उम्र तक करीब 70 से 80% सीख लेता है। आपको ये भ्रम हो रहा होगा कि तो फिर सारे जीवन क्यों सीखता रहता है। सारे जीवन वो सीखता नहीं है, वो सारे जीवन जो कुछ सीखा है उसे वो परिपक्वता में परिवर्तित करता है। उसने जो कुछ सीखा है उसे अनुभवों के आधार पर सत्य और असत्य में स्थापित करता है, क्या सत्य है और क्या असत्य। तो मनुष्य का बच्चा 4 साल में 50% और 7-8 साल की उम्र तक करीब 70 से 80% सीख लेता है। जबकि दूसरे पशु पक्षियों के बच्चे बहुत कुछ महीनों में, कुछ दिनों में भी सीख लेते हैं। कुछ जीवाणु तो ऐसे हैं ना जिनका जीवन एक ही दिन का होता है। हो सकता है कि कुछ वो मिनट में सीख लेते हैं। जिन पशुओं का जीवन 5 साल का है तो वो समय तो हो सकता है कि वो 5 महीने में सीख लेते हैं या 2 महीने में सीख लेते हैं। लेकिन आपने देखा होगा कि किसी भी पशु और पक्षी के बच्चे जो हैं वो बहुत जल्दी उड़ना सीख जाते हैं, बहुत जल्दी चलना सीख जाते हैं, क्योंकि उनकी उम्र कम है। जिसकी जितनी ज्यादा उम्र है उसे सीखने में उतना ही ज्यादा समय लगता है, क्योंकि लंबा जीवन होने के कारण उसे ज्यादा अनुभव की आवश्यकता है, ज्यादा सीखने की आवश्यकता है, इसलिए उसे थोड़ा सा समय ज्यादा लगता है। तो जब मनुष्य का बच्चा 4 साल में 50% और 7-8 साल में 70-80% सीख लेता है, तो आप समझ सकते हैं कि जो ये जीवन है उसका 1 साल से 7 साल तक वो कितना महत्वपूर्ण है। इतना महत्वपूर्ण है कि आप उस बच्चे को जो जैसा जीवन जिलाना चाहते हैं वैसा ही उसकी नींव कर सकते हैं, वैसी ही नींव बना सकते हैं। अर्थात जैसा कि हमने पिछली बार भी अपने सेशन में, जब शिक्षा पे हम सेशन ले रहे थे, तो हमने कहा कि बच्चा कुछ ना कुछ ऑटोमेटिकली कुछ विशेष लेके पैदा होता है, उसके अंदर कुछ ना कुछ विशेष है। शायद उस विशेषता के कारण ही उसने उन विशेष माँ बाप, उन विशेष परिस्थिति, उसे विशेष धर्म, विशेष जाति, विशेष देश, वो सब चुना है। वो डेवलप करने के लिए है, जो उसकी जीवन यात्रा है उसे और डेवलप करना चाहता है। लेकिन वो कैसे डेवलप करे, उसकी जो नींव है वो 4 साल में रखी जा सकती है, वो 7 साल में रखी जा सकती है। और मुझे आप बताइए कि आपको अगर अपना मकान बनवाना है तो आप जब उसकी नींव रखते हैं तो वो ऐसे ही रख देते हैं या बहुत मजबूत रखते हैं। मेरा ख्याल है कि आप छोटा मकान बनाएं या बड़ा मकान बनाएं, झोपड़ी बनाएं या महल बनाएं, वो सबके नींव उसके अनुसार आप मजबूत करने की कोशिश करते हैं। तो जो प्रारंभिक शिक्षा है बच्चे की, उसे हमें ये स्वीकार करना चाहिए, इस सत्य को स्वीकार करना चाहिए कि बच्चा 4 साल से की उम्र तक बहुत कुछ सीख लेता है और 7 साल की उम्र तक करीब करीब वो परिपूर्ण हो जाता है। तो इसकी जो ये नींव है ये बहुत मजबूत होनी चाहिए। अब कैसे मजबूत हो? मजबूत हो कि उसकी जो ये शिक्षा है उसमें, चाहे वो माँ शिक्षक है, चाहे पिता शिक्षक है या शिक्षक शिक्षक है, जो भी उसे सिखा रहे हैं वो बहुत योग्यता से उसे शिक्षा दे, और उसे मस्तिष्क की शिक्षा ना दे, उसे हृदय की शिक्षा दे।
हृदय की शिक्षा से ही वो प्रकृति के करीब जा सकता है, हृदय की शिक्षा से ही वो सत्य के करीब जा सकता है। मस्तिष्क की शिक्षा लेने के लिए तो पूरा जीवन पड़ा है, सारे जीवन मस्तिष्क की शिक्षा दी जाती है। सच बात तो यह है कि मस्तिष्क की शिक्षा केवल और केवल जीवन यापन के लिए दी जाती है, कि जीवन यापन कैसे किया जाए, उसके लिए मस्तिष्क की शिक्षा है। जीवन कैसे जिया जाए, इसके लिए मस्तिष्क की शिक्षा की आवश्यकता नहीं है, उसके लिए तो हृदय की आवश्यकता है। और ये जो समय है बच्चे का, वो हृदय से शिक्षा देने की। लेकिन अमूमन क्या हो रहा है? अमूमन ये हो रहा है कि जब बच्चे की प्राइमरी शिक्षा, पहली बात तो उसकी शिक्षा की एज पहले 5 साल से शुरू होती थी। अब जब बच्चे 4 साल में बहुत कुछ सीख लेता है, तो उसे 5 साल में जब एडमिट कराते थे, जब उसे दाखला दिलवाते थे, तो शिक्षक के लिए बड़ा मुश्किल हो जाता, क्योंकि वो बहुत कुछ तो सीख गया है। एक जर्मन के एक संगीतकार थे, वेजनर। उन्होंने एक जगह लिखा है, उन्होंने लिखा है कि जब मैंने ये संगीत सिखाने का काम शुरू किया, तो मैं बड़े ऊहा-पोह में था, बड़े असमंजस में था कि मैं फीस कैसे निर्धारित करूं। तो उन्होंने बहुत सोच समझ के अपने जो उनका कार्यालय था या घर था, जहां भी वो संगीत सिखाते थे, उसके बाहर लिखा कि जो बिल्कुल संगीत नहीं जानता, उसकी फीस सपोज 50 रुपए। जो थोड़ा बहुत संगीत जानता है, उसकी फीस 100 रुपए। और जो अपने को संगीतकार कहता है, उसकी फीस 200 रुपए। किसी ने उनसे पूछा कि जो संगीत जानता है, उससे आप 200 रुपए लेते हैं, जो थोड़ा बहुत जानता है उससे 100 रुपए लेते हैं, जो बिल्कुल नहीं जानता उससे आप 50 रुपए लेते हैं। तो वैजनर ने कहा कि जो बिल्कुल नहीं जानता, उसे सिखाना बहुत आसान, जो थोड़ा बहुत जानता है उसे सिखाना थोड़ा सा मुश्किल है। लेकिन जो ये सोच के आ रहा है कि मैं तो संगीतकार हूं, मैं तो संगीत जानता हूं, उसे सिखाना इट इज टू डिफिकल्ट, क्योंकि जो वो सीख के आया है, पहले उसे मिटाना पड़ेगा। क्योंकि संगीत बुद्धि का मामला नहीं है, मस्तिष्क का मसला नहीं है, वो हृदय का मामला है। और हृदय का मामला है, हृदय की शिक्षा है, तो जो कुछ पहले उसके मस्तिष्क पे लिखा है, उसे मिटाना पड़ेगा। ऐसे ही जो हमारी प्राइमरी शिक्षा है, बिल्कुल सेम पैटर्न आज देश में है। शायद धीरे धीरे हमारे राजनीतिज्ञों को और हमारे जो शिक्षा विभाग से जुड़े हुए लोग हैं, उनमें धीरे धीरे विकास हो रहा है, समझ बढ़ रही है। इसलिए आज जो शिक्षा नीति आई है, उसमें वो परिवर्तन किया गया है। बच्चे की एज 5 साल नहीं, उस बच्चे की एज 3 साल रख दी गई। बहुत अच्छी बात है, लेकिन एक मूल परिवर्तन होना भी बहुत आवश्यक है। वो मूल परिवर्तन ये है कि जो शिक्षक है प्राइमरी का, वो सबसे योग्य शिक्षक होना चाहिए, वो पीएचडी होना चाहिए, वो मनोवैज्ञानिक होना चाहिए, उसकी तनख्वाहें, उसकी सैलरी जस्ट लाइक ए प्रोफेसर होनी चाहिए। क्योंकि ये जो प्रारंभिक शिक्षा है, ये प्रारंभिक शिक्षा ही आधार बनेगा उस बच्चे का, वो नींव बनेगी उस बच्चे की, वो उस पे महल बनाएगा। और अगर नींव के पत्थर को रखने वाला कोई योग्य व्यक्ति होगा, कोई रोज योग्य कारीगर होगा, तो निश्चित रूप से एक मजबूत नींव का निर्माण कर सकेगा, जिसपे एक मजबूत महल बन सकेगा। एक मजबूत व्यक्ति का निर्माण अगर करना है, एक भावनात्मक व्यक्ति का अगर निर्माण करना है, एक सच्चे और सम्मानजनित व्यक्ति का निर्माण करना है, तो उसकी नींव तो मजबूत करनी पड़ेगी। इसलिए शिक्षा नीति में एक परिवर्तन की और आवश्यकता है। एज कम की है, अच्छी बात है, लेकिन एक परिवर्तन की बहुत आवश्यकता है कि जो प्राइमरी का शिक्षक है, वो सबसे योग्य शिक्षक होना चाहिए। और यूरोप में कुछ देशों ने ये प्रयोग किया है।
यूरोप में कुछ देशों ने प्रयोग किया है कि वहाँ जो प्राइमरी का शिक्षक है वो सब पीएचडी किए हुए हैं, वो मनोवैज्ञानिक हैं, वो सबसे योग्य शिक्षक हैं, उन्होंने उसमें रखा है और उनकी तनख्वाहें प्रोफेसर जैसी रखी। लेकिन भारतवर्ष में तो कोई प्रोफेसर हो जाए और 2-4 साल 10 साल उसे पढ़ाते हो जाए तो कहता है मैं ग्रेजुएट को नहीं पढ़ाऊंगा, मैं पोस्ट ग्रेजुएट को पढ़ाऊंगा। ये मिथ तोड़ना पड़ेगा, सच्चाई स्वीकार करनी पड़ेगी। सच्चाई स्वीकार ये करनी पड़ेगी कि जितना भी देश में योग्य शिक्षक है वो सब प्राइमरी में आना चाहिए। वो प्राइमरी की नींव बच्चों की रखने के लिए उन्हें नियुक्त किया जाना चाहिए। मैं बहुत अफसोस और कष्ट के साथ ये बताना चाहता हूँ कि मैंने बहुत सारे प्राइमरी स्कूलों का सर्वे किया है। बहुत सारे प्राइमरी के स्कूल तो ऐसे हैं जिनमें 5th क्लास तक का स्कूल है और एक ही शिक्षक। बच्चों की संख्या बेशक ना हो, लेकिन उन बच्चों का स्तर तो अलग अलग है। एक शिक्षक उन्हें पशुओं की तरह घेर ही सकता है तो सिखा नहीं सकता, और अगर पशुओं की तरह घेर ही सकता है तो पशु ही बना रहा है, फिर मनुष्य कहाँ बना रहा है। इसलिए प्राइमरी की शिक्षा की व्यवस्था देश में बहुत मजबूत होनी चाहिए, बहुत सिस्टमेटिक होनी चाहिए। जो शिक्षक है वो बहुत पढ़ा लिखा होना चाहिए, मनोवैज्ञानिक होना चाहिए, बाल मनोविज्ञान से ओतप्रोत होना चाहिए, तभी एक बेहतर शिक्षा का हम निर्माण कर सकते, एक बेहतर व्यक्तित्व का निर्माण कर सकते। तो सच्चाई स्वीकार करनी पड़ेगी। अगर हम ये सत्य स्वीकार कर लें तो निश्चित रूप से एक अच्छे नागरिक का हम निर्माण कर सकेंगे। हम निश्चित रूप से एक ऐसे व्यक्ति का निर्माण कर सकेंगे जिसकी हम कल्पना करते हैं, जो विध्वंसक नहीं होगा, रचनात्मक होगा। क्योंकि ये जो समय है वो हृदय की शिक्षा देने का है, और हृदय की शिक्षा कोई मनोवैज्ञानिक दे सकता है, कोई बाल मनोविज्ञान से ओतप्रोत शिक्षक दे सकता है, जिसने बहुत सारी एजुकेशन प्राप्त की हो बच्चों के बारे में, वो दे सकता है। इस परिवर्तन की आवश्यकता है, इस सत्यता को स्वीकार करने की आवश्यकता है। और एक बात और महत्वपूर्ण मैं कहना चाहता हूँ, मैं ये कहना चाहता हूँ कि प्राइमरी की शिक्षा कंप्लीटली बाल केंद्रित होनी चाहिए। हमने जैसा कहा कि हर बच्चा कुछ ना कुछ विशेषता लेके आता है, कुछ ना कुछ विशेष लेके आता है, और अगर कुछ विशेष लेके आता है तो किसी भी बच्चे का जो डेवलपमेंट है वो इस बात में है कि उस बच्चे का जो विशेष लेके आया उसे और विशेष बनाना है, और वो विशेष अगर बनाना है तो निश्चित रूप से बाल केंद्रित शिक्षा स्वीकार करनी पड़ेगी। शिक्षक केंद्रित शिक्षा नहीं चलेगी। शिक्षा केंद्रित शिक्षा से बहुत नुकसान हुआ है। तमाम बच्चों को उसी तरह नापा गया जैसे किसी साइंटिस्ट ने कहा है कि जिसने एवरेज का एक फॉर्मूला निकाला था कि एवरेज कैसे लिया जाए। वो अपने एक दिन पत्नी और बच्चों को लेके कहीं नदी में जा रहा था, और नदी में जा रहा था तो बच्चे डूबने लगे। पत्नी ने कहा आपके बच्चे डूब रहे हैं। बोले कैसे डूब सकते हैं, मैंने तो नदी की गहराई का भी एवरेज लिया था और अपने बच्चे और परिवार का भी एवरेज लिया था, मेरा बच्चा कैसे डूब सकता है। वो बाहर निकल के फिर एवरेज पे काम करना चाहता था, इतने तो बच्चे डूब गए। ऐसे ही अगर शिक्षा में ये सब प्रयोग करते रहे हम कि कैसी शिक्षा होनी चाहिए, तो निश्चित रूप से वो एवरेज वाला फार्मूला हो जाएगा। सारे बच्चों को एवरेज शिक्षा नहीं दी जा सकती, सारे बच्चों को एक सी शिक्षा नहीं दी जा सकती, सारे बच्चों को एक तरह से नहीं पढ़ाया जा सकता। हर बच्चे की कैपेसिटी और कैपेबिलिटी बिल्कुल अलग अलग। इसलिए अगर हम चाहते हैं कि देश मजबूत हो तो हमें ये सच्चाई स्वीकार करनी पड़ेगी कि हर बच्चा अलग है। एक माँ से जुड़वा बच्चे, एक ही पिता की संतान, एक ही माँ के गर्भ में पले हुए बच्चे भी जब बाहर आते हैं तो दोनों की नेचर अलग अलग होती है, दोनों की सोच अलग होती है, दोनों की कैपेसिटी कैपेबिलिटी अलग अलग होती है। तो निश्चित रूप से हमें स्वीकार करना पड़ेगा कि हर बच्चे में
अंतर है और उसका जो अंतर है उसे ध्यान में रखते हुए हमें शिक्षा देनी पड़ेगी। तो सबसे महत्वपूर्ण ये है कि हम शिक्षक योग रखें और दूसरी बात हम ये स्वीकार करें वो शिक्षक कि बाल केंद्रित शिक्षा ही एक बेहतर नागरिक का निर्माण कर सकती है, वो हमें स्वीकार करना ही पड़ेगा। इसके अलावा कोई चारा नहीं है। अगर हम चाहते हैं कि हम एक अच्छे नागरिक, एक अच्छे इंसान हम पैदा कर सकें, हम ये महसूस करते हैं कि एक बेहतर नागरिक ही, एक बेहतर इंसान ही देश को और विश्व को सृजनात्मक बना सकता है। विध्वंसक जिस कगार पे हम खड़े हैं उसे अगर तोड़ना है उस कड़ी को, तो निश्चित रूप से एक बेहतर मनुष्य की आवश्यकता है। वो तभी संभव है जब हमारी शिक्षा हृदय से हो, हमारी शिक्षा बाल केंद्रित हो और हमारी शिक्षा, प्राइमरी शिक्षा सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण मानी जाए, उसे स्वीकारा जाए, इस सत्य को स्वीकारा जाए। मैं थोड़ा सा शिक्षा के बारे में भी बताना चाहता हूँ, कुछ ऐसा भाव रखना चाहता हूँ कि कैसी शिक्षा होनी चाहिए बच्चे बच्चे के बौद्धिक विकास के लिए तो पूरा जीवन पड़ा है। आपने देखा होगा कि अनपढ़ व्यक्ति भी पैसे गिनने जानता है, वो रुपए को पहचानता है, कितने का नोट है, कितने नोट मिलके कितने बन गए, वो सब वक्त सिखा देते हैं। और जो जानकारी आप उसके दिमाग में डालना चाहते हैं, जो एजुकेशन के खिलाफ है, एजुकेशन का अर्थ ही ये है कि किसी भी बच्चे के अंदर जो कुछ है उसे बाहर निकालना, जानकारी ठूंसना नहीं है, जानकारी भरना नहीं है। वो जानकारी जब हम भर के उसके बौद्धिक विकास की बात करते हैं, उसके लिए तो पूरा जीवन पड़ा है। जो उसका बाल्यकाल है उसमें उस तरह की शिक्षा दी जानी चाहिए जिसमें वो प्रकृति के सत्य को पहचान सके, वो प्रकृति का क्या सच है उसे स्वीकार कर सके, प्रकृति क्या है उसे जान सके। उस बच्चे को ऐसी शिक्षा दी जानी चाहिए जिसमें वो नदियों को जान सके, जिसमें वो पहाड़ों को जान सके, जिसमें वो जीव जंतुओं को जान सके, जिसमें वो पौधों को जान सके, अंकुरित होते हुए पौधे को देख सके, किसी प्रसव देती हुई किसी पशु पक्षी को जान सके, उसके चूजों को वो जाके प्यार करे, वो पशु के बच्चों को प्यार करे, वो तमाम उस प्रकृति में विलीन हो जाए, उस प्रकृति को सीख ले कि प्रकृति के नियम क्या है, सच क्या है, सत्य क्या है, वो सब जान ले। अगर वो सब जान लेगा तो निश्चित रूप से फिर बौद्धिक विकास वो हृदय के आधार पे करेगा, ना कि मस्तिष्क के आधार पे करेगा, क्योंकि मस्तिष्क के आधार पे तो बहुत सारा जीवन पड़ा है। तो अगर हृदय के आधार पे उसकी शिक्षा का प्रारंभ होगा, उस जीव जंतुओं के साथ होगा, उस प्रकृति के साथ होगा, उन पौधे नदियों और पहाड़ों के साथ होगा, उस मिट्टी के साथ होगा जिस मिट्टी से वो बना है, तो निश्चित रूप से वो भाव उत्पन्न उसके अंदर हो जाएगा कि प्रकृति प्रथम है। सच्चाई ये है कि प्रकृति प्रथम है, सत्य ये है कि प्रकृति से ही हम सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं, प्रकृति से ही हम बने हैं, प्रकृति में ही हम विलीन होंगे। ये भाव उसके अंदर अप्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष रूप से जानना चाहिए। तो जो हमारी प्राइमरी शिक्षा है वो बैगलेस होनी चाहिए, उसमें कोई आवश्यकता नहीं है आपको किताब की। औरंगजेब कब जिंदा हुआ और कब मर गया ये जानकारी देने की आवश्यकता नहीं है, गणित के फार्मूले रटवाने की आवश्यकता नहीं है, बहुत सारा जीवन पड़ा है, वो सब सीख लेगा। और सच बात तो ये है कि जब बच्चा इस एजुकेशन से बाहर निकलेगा तो वो शायद खुद निर्णय कर पाएगा कि उसे क्या आवश्यकता है। अर्थात पद की जरूरत नहीं है, गद्य की जरूरत नहीं है, पद की जरूरत है, काव्य की जरूरत है, उसे संगीत की आवश्यकता है, उसे गाने के शब्दों की नहीं है, उसे संगीत की लय की आवश्यकता है। वो लय हमें पैदा करनी पड़ेगी। हम ऐसी शिक्षा हम देना चाहते हैं प्राइमरी के बच्चे को, हम ऐसी शिक्षा देना चाहते हैं उस बच्चे को जो अबोध है, जिसके मस्तिष्क में हम वो बात अंकित करना चाहते हैं कि सत्य क्या है, प्रकृति क्या है, वो सब कुछ उससे आत्मसात कराना चाहते हैं। और ये कौन करेगा? ये करेगा माँ, ये करेगा उसका पिता,
हमने कल एक बात कही थी कि पिता एक आध्यात्मिक घटना है, एक आध्यात्मिक पुरुष है पिता। माँ तो ऑथेंटिक है, सत्यापित है। माँ से तो वो जन्मा है। वो एक नैसर्गिक प्रक्रिया है माँ के साथ बच्चा पैदा करना। लेकिन पिता के साथ एक आध्यात्मिक घटना है ये। इसीलिए शायद हमने कल भी कहा था कि परमेश्वर को पिता कहा गया है, माँ नहीं कहा गया है। तो उसमें माँ ये सब कुछ पैदा करेगी, पिता पैदा करेगा और शिक्षक पैदा करेगा। और ये कब पैदा कर सकते हैं? ये तब पैदा कर सकते हैं कि जब माँ भी जीवंत हो, तब पिता भी जीवंत हो और तब शिक्षक भी जीवंत हो। जीवंत रहे बगैर आप एक जीवंत पीढ़ी का निर्माण नहीं कर सकते। इसलिए शिक्षक को बहुत गंभीर होने की आवश्यकता नहीं है, माँ को बहुत गंभीर होने की आवश्यकता नहीं है, पिता को बहुत गंभीर होने की आवश्यकता है। उसे बच्चे का मित्र बनना पड़ेगा, उसे बच्चे के साथ मित्रवत व्यवहार करना पड़ेगा। वो जो भी कुछ करता है, करना चाहता है, उसमें सहयोगी बनना पड़ेगा। उसे टोकना नहीं है, बल्कि उसका सहयोगी बनना है। अगर सहयोगी बनोगे तभी उसे आप दिशा दिखा पाओगे। अगर विरोधी बनोगे तो दिशा नहीं दिखा पाओगे। हो सकता है जोर जबरदस्ती के आधार पे बच्चे को आज एक दिशा निर्धारित कर दो कि आपको इसी दिशा पे चलना है। लेकिन मेरा ये सोचना है, ये मेरा मानना है कि एक दिन वो विद्रोह पैदा होगा। बच्चा अस्वीकार कर देगा उस दिशा में जाने के लिए, क्योंकि उसे फोर्सली उसे दिशा दिखाई गई थी, उस दिशा में भेजा गया। इसलिए हमें उसका सहयोगी बनना पड़ेगा और सहयोगी बन के ही उसे सही दिशा दी जा सकती है। और वो तभी संभव है जब जीवंत हो, शिक्षक भी जीवंत हो, खुश मिजाज हो, माँ भी जीवंत हो, खुश मिजाज हो और पिता भी जीवंत हो और खुश मिजाज हो। तभी संभव है। अगर हम गंभीरता का लबादा ओढ़ के उसे बच्चे को गंभीर बनाना चाहते हैं तो उसकी जो वास्तव में प्रकृति है, उसकी जो प्रवृत्ति है, उसके खिलाफ कार्य करते हैं। ऐसी शिक्षा की आवश्यकता है, ऐसे शिक्षक की आवश्यकता है, ऐसे अभिभावक की आवश्यकता है। अगर हम चाहते हैं कि एक मजबूत व्यक्ति मिले, एक मजबूत हृदय का, करुणा और प्रेम से भरा हुआ हृदय का व्यक्ति मिले, हम चाहते हैं कि एक ऐसा व्यक्ति मिले जो रचनात्मक हो, जो प्रकृति के साथ मिलकर कुछ बेहतर पैदा करना चाहता हो। प्रकृति का विनाश, प्रकृति का आधार बना के उसे विनाश के कगार पर नहीं पहुंचाना चाहते हो, तो हमें ऐसी ही एजुकेशन की आवश्यकता है और बच्चे के साथ ऐसे ही व्यवहार की आवश्यकता है। आज हम इतनी ही बात आपसे करना चाहते थे। कल हम किशोर अवस्था में किस तरह की शिक्षा होनी चाहिए, किशोर की किस तरह की सोच होती है, उसे किस तरह से दिशा निर्देश दिया जाना चाहिए, उसे किस तरह की शिक्षा दी जानी चाहिए, उसके साथ किस तरह का व्यवहार किया जाना चाहिए, उसमें हम विस्तृत चर्चा आपके साथ करेंगे। अगर किसी के भी मन में इस सेशन के संबंधित कोई भी प्रश्न है तो निश्चित रूप से हमसे पूछ सकते हैं और हम उसे आंसर करने का पूरा पूरा प्रयास करेंगे। आप सब लोगों ने मुझे ध्यान से सुना, मेरी भावनात्मक अपील को आप स्वीकार करते हैं, उसके लिए मैं हृदय से आप सबका आभारी हूँ। बहुत बहुत आभार। क्या मैं दोबारा ये निवेदन करना चाहूँगा कि इस संबंध में अगर किसी के भी मन में, जो आज हमने सेशन लिया है उसके किसी के भी मन में कोई जिज्ञासा है, कोई संदेह है, कोई प्रश्न है, तो आप निश्चित रूप से मेरे से पूछ सकते हैं। मेरा जो अध्ययन है, जो मेरा ज्ञान है, जो मेरा अनुभव है, उसके आधार पर मैं उसका आंसर करने का प्रयास करूँगा।
चलिए, मुझे लगता है कि कोई क्वेश्चन नहीं है, और अगर ऐसा है तो मैं विदा चाहूँगा। आप सब लोगों ने मुझे ध्यान से सुना, उसके लिए हृदय से धन्यवाद।